हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। इसके कुछ वर्डिंग्स मैंने अलग से निकाले हुए हैं जिसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि इसके लेसन के नाम से ही जाहिर हो रहा है, विकास। विकास क्या होता है? किसी आम आदमी के विकास को अगर हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उसकी आर्थिक वृद्धि में उसको हम मापते हैं। कोई भी आम आदमी है वो अपना विकास अपनी एजुकेशन, अपने स्वास्थ्य और अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन, अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ के हिसाब से आंकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आय और लक्ष्य। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अपने आय और लक्ष्य दोनों के दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कोई भूमिहर मजदूर है जिसके पास भूमि का टुकड़ा नहीं है, उसकी आय किस पर निर्भर रहती है? उसकी आय मजदूरी पर निर्भर रहती है और वो यही सोचता है और उसका लक्ष्य यही रहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक मजदूरी मिले, वो अपना लगातार काम कर सके, उसके साथ सामाजिक भेदभाव ना हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। उसी प्रकार पंजाब का एक समृद्ध किसान क्या सोचेगा कि अच्छी फसल पैदावार हो, उसके पास अच्छी इनकम आए और वो अपने बच्चे को बाहर विदेश में भेज सके। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आय और अलग अलग आय के लक्ष्य हो सकते हैं। जिस प्रकार से शहर में रहने वाली लड़की क्या सोचती है कि वह अपने भाई के जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े, उसके समान ही उसको स्वतंत्रता मिले। उसी प्रकार शहर का एक बेरोजगार व्यक्ति क्या सोचेगा कि उसको अच्छा कोई उसके एजुकेशन के हिसाब से कोई अच्छा रोजगार मिले। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आय और लक्ष्य दोनों भिन्न भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास क्या होता है? राष्ट्रीय विकास के अंदर हम किसको काउंट करते हैं? देश की आय को। देश की आय के हिसाब से पता चलता है कि देश का कितना विकास हो रहा है। औसत आय क्या होती है? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? मान लीजिएगा देश की टोटल आय, देश में जितने भी व्यक्ति हैं उसके कमाने वाले जितने भी सोर्सेज हैं, मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं और पांचों के पांचों सदस्यों में से 2 जॉब में हैं, कोई खेती करता है, कोई पशु रखता है, उन सभी सोर्सेज को मिलाकर उसकी टोटल इनकम। इसी प्रकार एक देश की टोटल इनकम को हम उस देश की टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करेंगे तो उसके इज इक्वल में क्या आएगी? देश की प्रति व्यक्ति आय हमारे सामने निकल कर आएगी। जिसको हम मापते किस में है? हम इसको डॉलर में मापते हैं। ये जो वाला मार्क्स जो मैंने किया हुआ है, ये जो मार्क्स है ये डॉलर का मार्क्स है। 2017 के अनुसार अगर हम देखें, यूएस डॉलर के अनुसार $12,056 जिस देश के थे उस देश को डेवलपमेंट कंट्री माना गया है। उस देश को माना गया है कि वो देश विकसित देश है, उसको विकास करने की जरूरत नहीं है, वो संप्रभुता संपन्न देश है, उसके पास सभी संसाधन हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान। ये जो वाले जो देश हैं ये सब के सब डेवलपमेंट कंट्री हैं। इसके बाद आता है यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष जिस देश के हैं उस देश को अविकसित देश की श्रेणी में रखा गया है। एग्जाम्पल हम भूटान का इसके अंदर ले सकते हैं। अगला है यूएस डॉलर 1820 प्रति वर्ष जिस देश के हैं उस देश को हम विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका जैसे देश आते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि हर वर्ष उनकी जो इनकम, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है जो डॉलर में जो काउंट होती है उसके अंदर चेंजमेंट हो रहा है। ना तो वो एक जगह पर ठहरी है, ना गिर रही है, कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रही है। कहने का मतलब वो अपना विकास कर रहे हैं। उन देशों को विकासशील श्रेणी में रखा गया है। यह विश्व बैंक की यह जो आंकड़े हैं यह विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग मापदंडों का प्रयोग करके बनाए गए हैं। विश्व बैंक इनको मापने के लिए अलग अलग मापदंडों का प्रयोग करता है, जिनमें से प्रमुख है शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के आधार पर देशों का वर्गीकरण करके विश्व बैंक मापता है हर वर्ष कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा अविकसित है और कौन सा विकासशील देश है। नेक्स्ट आता है हमारा पंजाब और केरल की तुलना। कि पंजाब और केरल की तुलना कीजिए, क्योंकि पंजाब की जो प्रति व्यक्ति आय है
वो सबसे ज़्यादा है। इसका मेन रीज़न ये रहता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, अच्छी कृषि होती है, सिंचित क्षेत्र है, उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ से इनकम का सोर्स आता है। और बाहर यहाँ से ज़्यादातर लोग कहाँ फॉरेन कंट्रियों में गए हुए हैं, एनआरआईज हैं, वहाँ से पैसा आता है। इसका मतलब ये है कि पंजाब क्या है, समृद्ध एक प्रदेश है जिसके पास पैसा बहुत है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही न्यूनतम हमें देखने को मिलता है। स्वास्थ्य नहीं है वहाँ पर, लोग नशे के आदि मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जिसकी तुलना में केरल में क्या है, प्रति व्यक्ति आय सामान्य है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें वहाँ पर अच्छी है। इसीलिए हम विकसित केरल को मानेंगे, न कि पंजाब को। क्योंकि किसी प्रदेश या किसी देश को विकसित मानने के लिए तीन चीज़ें मुख्य होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। एक के आधार पे हम पंजाब को विकसित नहीं मान सकते। नेक्स्ट आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है भाई? शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष, मान लीजिएगा बेटा, एक वर्ष में 1000 बच्चे पैदा होते हैं। 1000 बच्चे कैसे? एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे जो एक वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगला आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है भाई? 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता का अनुपात क्या कहलाता है? साक्षरता दर कहलाता है। नेक्स्ट आता है निविल उपस्थिति अनुपात। निविल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे और उसके अनुपात में उस आयु वर्ग के कुल बच्चे। देखो 14 और 15 वर्ष, 14 और 15 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, वो टोटल बच्चे, और उनके इक्वल में उस आयु वर्ग के टोटल बच्चे जिनके अंदर स्कूल जाने वाले भी आ गए और बिना जाने वाले भी आ गए, उसको क्या कहेंगे? निविल उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट आता है हमारा बीएमआई। बीएमआई होता क्या है? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, मानव द्रव्यमान सूचांक। इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है भाई मानव के स्वास्थ्य की जांच के लिए। क्या वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, या वो व्यक्ति पोषित है, या वो व्यक्ति जिसको हम शिथिल बोल सकते हैं, या ज़्यादा पोषित है, ये भी कह सकते हैं। इसका एक मानक होता है, मान लीजिएगा हाइट और वेट के अनुसार इसको हम निकालते हैं। मान लीजिएगा 14.5 हमने मानक माना कि 14.5 से जो कम आएगा उसको हम कुपोषित बोलेंगे, और 14.5 के आसपास आएगा उसको पोषित, और 14.5 से जो ऊपर आएगा उसको हम ओवरवेट बोलेंगे। ठीक है। इससे अगला नेक्स्ट आता है एसडीआई। एसडीआई का मतलब क्या आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचांक। मानव के विकास के आंकड़ों का एक रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम काउंट करते हैं? एसडीआई के अंदर हम काउंट उसको करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता क्या होती है भाई? विकास की धारणीयता होती है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे दिन भर हर देश के अंदर डेवलपमेंट की दौड़ लगी हुई है। बड़े बड़े कंट्री में बड़े बड़े शहर बसाए जा रहे हैं। मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे जो बड़े बड़े महानगर हैं वो डेवलपमेंट हो रहे हैं भारत की आज़ादी के बाद। उच्च स्तर के ऊपर इनका डेवलपमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पर वनों की कटाई भी हो रही है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग हो रहा है। अब आप एक बात बताइएगा, अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिसका हम दोबारा से रिसाइकिल जिसको हम नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं बना सकते, अगर ऐसे ही उनका दोहन करते रहे तो क्या आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे? विकास की धारणीयता का मतलब यही है कि अनवीकरणीय संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करते हुए नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करें और विकास के मार्ग पर चलते रहें, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ हमें बचा कर रख सकें। यह क्या है? विकास की धारणीयता है। नेक्स्ट आता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं भाई? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं
जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कहने का मतलब जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, जिसके सीमित भंडार जिसके असीमित भंडार हैं, ठीक है, जिसके जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि जल विद्युत है। पानी हमारे पास भाई बहुत भंडार हैं, जल के हमारे पास बहुत भंडार हैं, हम पानी से बिजली बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे। उसी प्रकार भाई सूरज की रोशनी से, सूरज की किरणों से हम क्या लेंगे, धूप से हम क्या बनाते हैं, सूरज की गर्मी से हम क्या बनाएंगे, सौर ऊर्जा बनाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सूरज रोशनी देना बंद कर दे या हीटिंग देना बंद कर दे? ये हमेशा देता रहेगा और उसका यूज़ करते रहेंगे। उसी प्रकार पवन है, पवन चलती रहती है और उसको हम ऊर्जा में कन्वर्ट करते रहते हैं, पवन ऊर्जा बनाते रहते हैं, बायोगैस बनाते रहते हैं। तो ये कौन सी ऊर्जाएं हैं? वो ऊर्जाएं हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसे ही संसाधनों का यूज करते रहना चाहिए। इसके अपोजिट में आता है भाई अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिसके भंडार क्या हैं, सीमित हैं, और जिनका प्रयोग हम कुछ ही समय तक अगर इस प्रकार से लगे रहे तो कुछ ही समय पर तक ही कर पाएंगे, क्योंकि इनके भंडार क्या हैं, सीमित हैं। जिनमें मुख्य रूप से कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। ये क्या है, अगर ऐसे ही इनका प्रयोग चलता रहा तो लगभग 70 वर्षों में देश के अंदर ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये संसाधन क्या है, रिसाइकिल नहीं हो सकते। देखिएगा, यही हमारा डेवलपमेंट चैप्टर था। ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने इसके अंदर पढ़ा है कि डेवलपमेंट होता क्या है, विकास क्या है, आम आदमी का विकास किस में होता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और उसकी आर्थिक वृद्धि में हमने उसके विकास को देखा है। उसके बाद हमने प्रति व्यक्ति आय देखी है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, किसी देश की आय, किसी देश की टोटल आय अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालता कौन है, विश्व बैंक निकालता है। विश्व बैंक होता क्या है, विश्व बैंक उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में बैंक होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं और आदि स्कीमें चलाते हैं। उसी प्रकार जितने भी देश हैं उन सभी देशों के ऊपर एक बैंक होता है, बड़ा बैंक, जिसको विश्व बैंक कहते हैं। वो मानव विकास के आंकड़े हर वर्ष निर्धारित करता है और वो 3 मापदंडों के आधार पर करता है। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद हमने कंपैरिजन किया केरल और पंजाब का। इसके बाद हमने किया है विकास की धारणता, शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात और साक्षरता दर। ये लेसन हमारा था जिसको मैंने शॉर्ट लेक्चर में समराइज़ कर दिया है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।